रत्नपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध राज्य था। वहां की धरती सोना उगलती थी और प्रजा हर तरह से खुशहाल थी। इस राज्य के राजा थे प्रताप सिंह, जो अपनी न्यायप्रियता और दयालुता के लिए जाने जाते थे। उनका एक ही पुत्र था, राजकुमार विक्रम। विक्रम जितना सुंदर और वीर था, उतना ही घमंडी भी था। उसे अपनी राजकुमार होने की पदवी, अपनी तलवारबाजी और अपने रूप पर बहुत गुमान था। वो अक्सर आम लोगों को तुच्छ समझता और उनका अपमान करने से भी नहीं चूकता था। राजा प्रताप सिंह अपने बेटे की इस आदत से बहुत चिंतित थे। उन्होंने कई बार विक्रम को समझाने की कोशिश की कि असली बड़प्पन विनम्रता में होता है, शक्ति के प्रदर्शन में नहीं। लेकिन विक्रम के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती थी। एक दिन राजकुमार विक्रम अपने कुछ मित्रों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। उसके मन में अपनी श्रेष्ठता साबित करने का भूत सवार था। वो सबसे बड़े और सबसे सुंदर हिरण का शिकार करना चाहता था, ताकि पूरे राज्य में उसकी बहादुरी के चर्चे हों। घने जंगल में घुसते हुए वे एक शांत और पवित्र स्थान पर पहुंचे। वो जगह किसी ऋषि का आश्रम लग रही थी। चारों ओर एक अजीब सी शांति थी, पक्षी चहचहा रहे थे और हवा में फूलों की मीठी सुगंध खुली हुई थी। विक्रम के मित्रों ने उसे सलाह दी कि उन्हें इस शांत जगह को छोड़कर कहीं और शिकार करना चाहिए, क्योंकि ये किसी तपस्वी का स्थान हो सकता है। पर घमंड में चूर विक्रम हंसा और बोला, एक राजकुमार कहीं भी शिकार कर सकता है। ये पूरा जंगल मेरे राज्य का हिस्सा है। कोई साधु सन्यासी मुझे नहीं रोक सकता। तभी उसकी नजर एक सुनहरे हिरन पर पड़ी। वो हिरन अद्भुत रूप से सुंदर था और उसकी चाल में एक दिव्यता थी। विक्रम अपने घोड़े को एड़ लगाकर उस हिरन के पीछे भागा। हिरन उसे और भी घने जंगल में ले गया, जहां एक पुराना बरगद का पेड़ था और उसी के नीचे एक साधु आंखें बंद किए ध्यान में लीन थे। वो हिरन सीधा साधु के पास जाकर खड़ा हो गया, जैसे कोई बच्चा अपनी मां के पास सुरक्षा के लिए जाता है। विक्रम ने यह सब नहीं देखा। उसकी आंखों पर तो बस शिकार का पर्दा पड़ा हुआ था। उसने बिना सोचे समझे अपना धनुष उठाया और तीर चला दिया। तीर हिरन को तो नहीं लगा, लेकिन उसके पास से गुजरते हुए एक पेड़ के तने में जा धंसा, जिससे एक तेज आवाज हुई। इस आवाज से साधु की आंखें खुल गईं। उनका नाम था ऋषि कृपाचार्य। उन्होंने जब देखा कि एक राजकुमार उनके पालतू हिरण पर वार करने की कोशिश कर रहा था, तो उनके चेहरे पर क्रोध की लहर दौड़ गई। उन्होंने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, रुको राजकुमार, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि इस आश्रम के आसपास शिकार करना वर्जित है? ये एक मूक प्राणी है, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? विक्रम घोड़े से उतरा और अहंकार भरे स्वर में बोला, मैं रत्नपुर का राजकुमार विक्रम हूं। मैं जहां चाहूं शिकार कर सकता हूं, और तुम एक साधारण से साधु होकर मुझे रोकने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? बेहतर होगा कि तुम अपने काम से काम रखो। ऋषि कृपाचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार, पद और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होते हैं, उन पर अत्याचार करने के लिए नहीं। तुम्हारे भीतर करुणा का एक अंश भी नहीं है। तुम्हें अपनी शक्ति और रूप का बहुत घमंड है, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि ये सब क्षणभंगुर है। विक्रम का अहंकार और भी भड़क उठा। उसने अपनी तलवार निकाली और कहा, बस करो ये उपदेश। मुझे तुम्हारी बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। रास्ते से हटो, वरना इस हिरन के साथ साथ तुम्हें भी इसका परिणाम भुगतना होगा। ये सुनकर ऋषि कृपाचार्य का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपना कमंडल उठाया। उसमें से जल लेकर उन्होंने विक्रम पर छिड़क दिया और बोले, हे घमंडी राजकुमार, तुम्हें अपने मनुष्य होने पर बहुत गर्व है, लेकिन तुम्हारे कर्म एक जानवर से भी बदतर हैं। तुम दूसरों की आजादी छीनना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जब तक तुम निस्वार्थ भाव से किसी की मदद नहीं करोगे और अपने हृदय में सच्ची करुणा उत्पन्न नहीं कर लोगे, तब तक तुम दिन के उजाले में एक साधारण तोता बने रहोगे और रात होते ही वापस अपने असली रूप में आ जाओगे। ये श्राप तब तक नहीं टूटेगा जब तक तुम निस्वार्थ भाव से किसी की मदद नहीं करोगे और अपने हृदय में सच्ची करुणा उत्पन्न नहीं कर लोगे। श्राप के शब्द जैसे ही ऋषि के मुख से निकले, विक्रम के शरीर में एक अजीब सी झंझनाहट होने लगी। वो चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज बदल रही थी। उसका शरीर सिकुड़ने लगा, उसकी त्वचा पर हरे पंख उगने लगे, उसकी नाक एक कठोर चोंच में बदल गई और उसके हाथ पंखों में तब्दील हो गए। कुछ ही पलों में वो शक्तिशाली राजकुमार एक छोटे असहाय तोते में बदल चुका था। उसके मित्र ये भयानक दृश्य देखकर डर के मारे भाग खड़े हुए। विक्रम, जो अब एक तोता था, उड़कर एक डाल पर बैठ गया। वो बोलना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ टैं टैं की आवाज निकल रही थी।
उसका घमंड, उसकी शक्ति, उसका रूप, सब कुछ एक पल में छिन गया था। सूरज की पहली किरण के साथ शुरू हुआ उसका यह नया जीवन अब एक पिंजरे के समान था, भले ही वो खुले आसमान में था। दिन भर वो एक तोते के रूप में पेड़ों पर भटकता रहा। उसने पहली बार भूख का अनुभव किया जब उसे फल ढूंढने पड़े। उसने पहली बार डर का अनुभव किया जब एक बाज ने उस पर हमला करने की कोशिश की। वो असहाय था। वो राजकुमार विक्रम था, लेकिन कोई उसकी बात नहीं समझ सकता था। शाम ढलते ही, जैसे ही सूरज डूबा, वो वापस अपने असली मनुष्य रूप में आ गया। उसके शरीर पर वही राजसी वस्त्र थे, लेकिन वो जंगल के बीचों बीच अकेला और बेबस था। उसे ऋषि के शब्द याद आए। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रात में वो मनुष्य था, लेकिन जंगल में अकेला वो क्या कर सकता था। जैसे ही सुबह होती, वो फिर से तोता बन जाता। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन जब वो तोते के रूप में एक पेड़ पर बैठा था, तो एक बहेलिये ने उसे देख लिया। तोता बहुत सुंदर था। उसके पंख चमकीले हरे थे और उसकी चोंच लाल थी। बहेलिये ने सोचा कि इसे पकड़कर बाजार में अच्छे दाम मिलेंगे। उसने बड़ी चालाकी से जाल बिछाया और विक्रम को पकड़ लिया। अब राजकुमार विक्रम एक छोटे से पिंजरे में कैद था। वो छटपटाता रहा, चीखता रहा, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। बहेलिया उसे लेकर पास के एक गांव के बाजार में गया। वहां उसने तोते की बोली लगानी शुरू की। कई लोगों ने उसे खरीदने में दिलचस्पी दिखाई, लेकिन अंत में एक छोटी सी लड़की ने उसे खरीदा। उस लड़की का नाम मीरा था। वो एक गरीब लकड़हारे की बेटी थी। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसने अपनी माँ द्वारा दिए गए कुछ सिक्कों से उस तोते को खरीद लिया, क्योंकि उसे वो बहुत अकेला और दुखी लग रहा था। मीरा उस तोते को अपने घर ले आई, जो एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसने पिंजरे को अपनी झोपड़ी के आंगन में लटका दिया। विक्रम, जो अब भी राजकुमार था, एक गरीब लड़की के घर में कैद होकर और भी क्रोधित हो गया। वह सोच रहा था कि भाग्य ने उसके साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। लेकिन मीरा का व्यवहार बहुत अलग था। वह उस तोते से घंटों बातें करती, उसे अपने हाथों से फल खिलाती और पानी पिलाती। वह उसे अपने दिन भर की कहानियां सुनाती, कैसे उसके पिता जंगल में लकड़ियां काटते हैं, कैसे उसकी माँ घर का काम करती है और कैसे वे लोग कम पैसों में भी खुशी खुशी रहते हैं। शुरू में विक्रम को ये सब बकवास लगता, लेकिन धीरे धीरे उसे मीरा की बातों में सच्चाई नजर आने लगी। मीरा का परिवार बहुत गरीब था, लेकिन वे खुश थे। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। विक्रम ने अपने महल में ऐसा प्यार और अपनापन कभी महसूस नहीं किया था। वहां सब कुछ दिखावा और औपचारिकता थी। यहाँ गरीबी थी पर दिलों में अमीरी थी। रात को जब विक्रम वापस इंसान बनता, तो वह पिंजरे से बाहर निकल आता। पिंजरा बहुत कमजोर था, जिसे वो आसानी से खोल सकता था। वह रात में भाग सकता था, लेकिन वह जानता था कि सुबह होते ही वह फिर तोता बन जाएगा और अकेला भटकने से बेहतर है कि वो यहीं रहे। रात में वह मीरा के परिवार को देखता। वे सूखी रोटी और सब्जी खाते, लेकिन उनके चेहरे पर संतुष्टि का भाव होता। ये सब देखकर विक्रम की सोच धीरे धीरे बदल रही थी। उसका घमंड पिघल रहा था और उसकी जगह सहानुभूति ले रही थी। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश हुई। नदी में बाढ़ आ गई और गांव के कई घर पानी में डूबने लगे। मीरा का घर भी नदी के किनारे था। पानी उनकी झोपड़ी में घुसने लगा। मीरा के पिता बीमार थे और चल नहीं पा रहे थे। मीरा और उसकी माँ उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज था। विक्रम ये सब तोते के रूप में पिंजरे से देख रहा था। वह असहाय महसूस कर रहा था। वह उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन एक तोते के रूप में वो क्या कर सकता था। तभी उसे एक उपाय सूझा। उसने देखा कि गांव के दूसरे छोर पर कुछ लोग नाव लेकर लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें इस तरफ की खबर नहीं थी। विक्रम ने अपनी पूरी ताकत से पिंजरे का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की और आखिरकार वो कामयाब हो गया। वो तेज बारिश और हवा में उड़ता हुआ उन लोगों की तरफ गया। उसने जोर जोर से टें टें करना और अपने पंखों से शोर मचाना शुरू कर दिया। वो बार बार मीरा के घर की दिशा में उड़ता और फिर वापस आकर उन लोगों के सिर पर मंडराने लगता। शुरू में लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब तोते ने यह हरकत कई बार की, तो एक समझदार व्यक्ति को लगा कि शायद ये पक्षी कुछ कहना चाहता है। उसने अपने साथियों से कहा, लगता है ये तोता हमें कहीं ले जाना चाहता है, चलो इसके पीछे चलकर देखते हैं। वे लोग अपनी नाव लेकर तोते के पीछे पीछे गए। विक्रम उन्हें सीधे मीरा की झोपड़ी के पास ले गया, जो अब लगभग आधी डूब चुकी थी। बचाव दल ने तुरंत मीरा, उसकी मां और उसके बीमार पिता को नाव में बिठाया और एक सुरक्षित स्थान पर ले गए।
मीरा ने उस तोते को धन्यवाद दिया। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उस दिन विक्रम को पहली बार किसी की मदद करके सच्ची खुशी महसूस हुई। ये खुशी उसे बड़े से बड़ा शिकार करके या कोई युद्ध जीत कर भी कभी नहीं मिली थी। उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। उसे लगा कि ऋषि के श्राप का असली मतलब अब उसे समझ आने लगा है। जैसे ही शाम हुई और सूरज डूबा, विक्रम वापस अपने मनुष्य रूप में आ गया। उस रात उसके मन में कोई क्रोध या निराशा नहीं थी। वो जानता था कि उसे क्या करना है। उसे सिर्फ अपनी मुक्ति के बारे में नहीं सोचना था, बल्कि उसे वास्तव में एक अच्छा इंसान बनना था। उसने फैसला किया कि वो रात में एक साधारण इंसान के रूप में लोगों की मदद करेगा। अगली सुबह जब वो तोता बना तो अब वो असहाय महसूस नहीं कर रहा था। उसे पता था कि एक छोटा पक्षी भी बहुत कुछ कर सकता है। उसने देखा कि बाढ़ के कारण गांव में खाने पीने की बहुत कमी हो गई थी। तोते के रूप में वो उड़कर पास के जंगल में गया और अपनी चोंच में मीठे फल दबाकर लाने लगा। वो उन फलों को बच्चों और बीमार लोगों के पास गिरा देता। धीरे धीरे गांव वाले उस तोते को पहचानने लगे। वे उसे मददगार तोता कहने लगे। बच्चे उसे देखकर खुश होते और उसे प्यार से दाना खिलाते। विक्रम को यह सब देखकर बहुत अच्छा लगता। रात में जब वो इंसान बनता तो वो गांव वालों के टूटे हुए घरों को ठीक करने में मदद करता, भारी सामान उठाता और जो भी बन पड़ता वो करता। वो अपना चेहरा कपड़े से ढक लेता था ताकि कोई उसे पहचान ना सके। एक दिन राज्य के कुछ सैनिक उस गांव में आए। वे लोगों को बता रहे थे कि पड़ोसी राज्य ने रत्नपुर पर आक्रमण करने की योजना बनाई है और वे राज्य की सीमा के पास एक गुप्त रास्ते से घुसने की तैयारी कर रहे हैं। ये सुनकर गांव वाले चिंतित हो गए, लेकिन वे कुछ कर नहीं सकते थे। विक्रम ने जब ये सुना तो उसके अंदर का राजकुमार जाग उठा। वो जानता था कि अगर ऐसा हुआ तो हजारों निर्दोष लोग मारे जाएंगे। उसे अपने राज्य और अपनी प्रजा को बचाना था। तोते के रूप में वो उन सैनिकों का पीछा करने लगा। उसने उनकी सारी बातें सुनी और दुश्मन के गुप्त रास्ते का पता लगा लिया। अब सवाल ये था कि ये खबर महल तक कैसे पहुंचाई जाए। एक तोते पर कौन विश्वास करेगा? रात होने का इंतजार करने में बहुत देर हो जाती। उसने एक तरकीब सोची। उसने देखा कि सैनिकों का सरदार अपने घोड़े पर एक संदेश पत्र ले जा रहा था। विक्रम तेजी से उड़ा और उस सरदार के हाथ से वो पत्र छीन लिया। सैनिक हैरान रह गए। वे उस तोते के पीछे भागे, लेकिन वो उड़कर उनकी पहुंच से दूर हो गया। विक्रम वो पत्र लेकर सीधे रत्नपुर के महल की ओर उड़ा। ये एक लंबी और थका देने वाली उड़ान थी। वो पहले कभी इतनी दूर नहीं उड़ा था। उसके पंख दर्द कर रहे थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार वो महल की छत पर पहुंच गया। उसने देखा कि राजा प्रताप सिंह अपने सेनापति के साथ बगीचे में टहल रहे थे और बहुत चिंतित लग रहे थे। विक्रम नीचे उड़ा और वो पत्र सीधे राजा के पैरों में गिरा दिया। राजा और सेनापति एक तोते को पत्र लाते देखकर आश्चर्यचकित रह गए। सेनापति ने पत्र उठाया और पढ़ा। उसमें दुश्मन की पूरी योजना लिखी हुई थी। राजा प्रताप सिंह समझ गए कि ये कोई साधारण तोता नहीं है। उन्होंने तुरंत अपनी सेना को उस गुप्त रास्ते पर भेजा और दुश्मन को राज्य में घुसने से पहले ही घेर लिया। रत्नपुर की सेना ने दुश्मन को आसानी से हरा दिया और एक बड़ा युद्ध टल गया। राजा प्रताप सिंह उस तोते के बहुत आभारी थे। उन्होंने ऐलान किया कि ये तोता अब एक राजकीय अतिथि है और कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। विक्रम, जो अब भी तोते के रूप में था, महल में ही रहने लगा। वो अपने पिता को इतने करीब से देखकर भावुक हो जाता, लेकिन अपनी सच्चाई नहीं बता सकता था। दिन बीतते गए। विक्रम ने महल में रहते हुए बहुत कुछ सीखा। उसने देखा कि उसके पिता कितने बुद्धिमान और दयालु राजा हैं। वो अपनी प्रजा की कितनी चिंता करते हैं। विक्रम को अपने पुराने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने पिता को कितना निराश किया था। उसके अंदर का घमंड अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। उसकी जगह विनम्रता, करुणा और सेवा की भावना ने ले ली थी। वो अब श्राप से मुक्ति पाने के लिए नहीं, बल्कि सच में एक अच्छा इंसान बनने के लिए जी रहा था। एक दिन विक्रम तोते के रूप में महल के बगीचे में एक पेड़ पर बैठा था। तभी वहां ऋषि कृपाचार्य आए। राजा प्रताप सिंह ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। राजा ने ऋषि को उस चमत्कारी तोते के बारे में बताया जिसने पूरे राज्य को बचाया था। ऋषि कृपाचार्य ने तोते की ओर देखा और मुस्कुराए। उनकी आंखों में वही शांति और तेज था। उन्होंने विक्रम की ओर देखा और बोले, लगता है तुमने अपना पाठ सीख लिया है राजकुमार।
ये सुनकर विक्रम हैरान रह गया। वो पेड़ से उड़कर नीचे आया और ऋषि के चरणों में बैठ गया। ऋषि ने राजा प्रताप सिंह को सारी कहानी सुनाई, कैसे उन्होंने विक्रम को श्राप दिया था और क्यों। राजा अपने बेटे की कहानी सुनकर हैरान भी हुए और दुखी भी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उसी श्राप के कारण विक्रम एक बेहतर इंसान बन गया है, तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ऋषि कृपाचार्य ने विक्रम से कहा, विक्रम, श्राप का उद्देश्य तुम्हें सजा देना नहीं, बल्कि तुम्हें सुधारना था। तुमने निस्वार्थ भाव से न केवल एक परिवार की, बल्कि पूरे गांव और अपने राज्य की रक्षा की है। तुमने अपनी शक्ति का सही अर्थ समझ लिया है। तुमने सीखा है कि असली बड़प्पन दूसरों की सेवा में है, उन पर शासन करने में नहीं। तुम्हारा हृदय अब पवित्र हो चुका है और तुम इस श्राप से मुक्त होने के योग्य हो। इतना कहकर ऋषि कृपाचार्य ने फिर से अपने कमंडल से जल निकाला और तोते के ऊपर छिड़क दिया। जल की बूंदें पड़ते ही विक्रम के शरीर में वही झंझनाहट होने लगी, लेकिन इस बार ये दर्दनाक नहीं बल्कि सुखद थी। उसके पंख गायब हो गए, उसकी चोंच फिर से नाक में बदल गई और कुछ ही पलों में वो वापस अपने असली राजकुमार के रूप में खड़ा हो गया। वो पहले से भी ज्यादा तेजस्वी लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में घमंड की जगह अब विनम्रता और करुणा की चमक थी। विक्रम ने सबसे पहले ऋषि कृपाचार्य के पैर छुए और उनसे क्षमा मांगी। फिर वो दौड़कर अपने पिता के गले लग गया। पिता और पुत्र का ये मिलन देखकर वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गईं। उस दिन के बाद राजकुमार विक्रम पूरी तरह से बदल गया। वो अब एक घमंडी राजकुमार नहीं, बल्कि एक दयालु और समझदार इंसान था। उसने मीरा और उसके परिवार को महल में बुलवाया और उन्हें हर तरह की सहायता प्रदान की। उसने उस गांव के विकास के लिए बहुत काम किया। जब राजा प्रताप सिंह बूढ़े हो गए तो विक्रम को रत्नपुर का राजा बनाया गया। वो एक ऐसा राजा बना जिसे इतिहास में हमेशा याद किया जाता है। वो अपनी प्रजा के दुख को अपना दुख समझता था और हमेशा उनके भले के लिए काम करता था। वो अक्सर अपने महल के बगीचे में बैठे तोतों से बातें करता था, क्योंकि वे उसे हमेशा उस समय की याद दिलाते थे जब उसने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीखा था कि असली पहचान हमारे पद या रूप से नहीं, बल्कि हमारे कर्मों और हमारे हृदय की अच्छाई से होती है।